बच्चों, आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में गतिमान आवेश और चुंबकत्व पाठ में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तक जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत आवेश, फिर विद्युत धारा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अभी तक जो आवेश की प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे उसमें एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, किस प्रकार जब आवेश गतिशील होता है तो वह चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करता है। इसको हम आज समझेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे आगे की क्लास के लिए। तो आज का चैप्टर हमारा अध्याय 4 आपकी पुस्तक का चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसी तरीके से हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर हमने पढ़ा था विद्युत धारा, और अब हम पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इनको कैसे रिलेट करेंगे हम? जब हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे थे तो हम उस समय स्थिर वैद्युत के बारे में बात कर रहे थे। स्थिर वैद्युत आवेश, आवेश कैसा था? स्थिर था। बाकी आपने चैप्टर क्योंकि डिटेल में पढ़ा हुआ है इसलिए मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। स्थिर आवेश था और उस स्थिर आवेश के गुणों को हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, उसके बिहेवियर को पढ़ा था, उनके बीच लगने वाले बल को पढ़ा। अगले चैप्टर में हमने पढ़ा कि आवेश गतिमान होगी। विद्युत धारा में आवेश क्या था? गतिमान था। जब आवेश गतिशील हो जाता है तो वह विद्युत धारा। पहले में आवेश स्थिर था, अब आवेश गतिमान है। फिर हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि जब आवेश गतिमान हो जाता है तो वह चुंबकीय गुणों को भी प्रदर्शित करता है। चुंबकीय गुण को भी प्रदर्शित करता है। अब देखो बच्चों, हमने कैसे कोरिलेट किया। पहले चैप्टर में स्थिर आवेश था जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। वैद्युत क्षेत्र, अब हम जब गतिमान आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन साथ साथ में वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में आगे समझेंगे और पढ़ेंगे। बेटा, हजारों सालों पहले से हमको पता था कि इस पृथ्वी पे, देखो सब जानते थे कि जब बिजली चमकती है तो उसमें क्या होता है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और चुंबक के बारे में भी सबको पता था कि चुंबक भी होता है, मैग्नेट। आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब जो चरवाहे होते थे उनके जूतों के नीचे लोहे की कीलें रहती थी, कई जगह पे जाकर के वो चिपकने लगे कहीं, तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये लोहा किसी चीज से आकर्षित हो रहा है और वो चुंबकत्व का गुण उसको महसूस करते थे। बिजली हम देखते थे वैद्युत को प्रदर्शित कर समझ पाते थे। इस तरीके से
बच्चों, विद्युत और चुंबक के बारे में सेपरेटली तो हमें पता था, ज्ञान था, लेकिन एक वैज्ञानिक वे ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत तथा चुंबकत्व को इंटरलिंक किया, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा। अभी हम समझेंगे कि किस प्रैक्टिकल से किया था। और उसके बाद फैराडे हो गए, एम्पियर हो गया, और मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व को यूनिफाइड किया, यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और एक नई ब्रांच फिजिक्स की हमें पता चली, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्हें हम आगे की क्लास में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था विद्युत और विद्युत चुंबकत्व। मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था। तो किस तरीके से विद्युत फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, और इसको यूनिफाइड किया था इन्होंने। अब हम जो आज की क्लास में जो हम समझेंगे, पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे किन किन टॉपिकों के बारे में, उसको देख लेते हैं। पहले चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद ऑस्टेड का नियम, ठीक है। और इसके सब टॉपिक के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विषय में भी ज्ञात करेंगे दक्षिण हस्त के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त का नियम, दक्षिण हस्त नियम, हम रूल भी कहते हैं इसको, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। उसके बाद हम समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल की अवधारणा। लॉरेंज बल, ये क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। और अगर समय मिला तो बेटा उसके बाद हम थोड़ा सा बायो सेवर्ट के नियम को भी पढ़ेंगे। बायो सेवर्ट का नियम। अब कई बार मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं, ऑस्टेड का नियम, फिर लॉरेंज बल, फिर ये क्या है। देखो बच्चों, इसको धीरे धीरे क्लियर करेंगे, लास्ट में मैं कंक्लूजन में तुमको इसको समझाऊंगा कि क्या ये है, इसको किस तरीके से हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। देखो, इसको मैं बार बार पहले वाले चैप्टर से भी आपको को रिलेट कराऊंगा। वहां आप पढ़ते थे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते थे हम? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं, उस आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर अगर प्लस चार्ज होगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और माइनस आवेश होगा तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा।
ये आपने पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र को समझ सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबक या कोई धातु चुंबकीय बल का अनुभव करती है, चुंबकीय बल का अनुभव करती है। यहां पे भी क्या होगा, या तो आकर्षित होगी, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। आपने देखा भी होगा कि चुंबक के चारों ओर अगर कोई चुंबक है हमारे पास, उसके सामने पे हम कोई कील लेके जाएं तो एक कील क्या होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाती है। या फिर हम एक कागज पर, आपने छोटे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कागज पर आपने क्या किया, एक कागज रखा, उसके ऊपर उसके नीचे चुंबक लगा दिया और ऊपर से लोहे की बुरादे को फेंका, तो वो क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं। वो किसके कारण होता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये आप सब अपनी पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर आप नोट कर रहे हैं तो साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके चुंबकीय बल का प्रभाव होता है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव होता है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा, ये तो आपने सब पढ़ा हुआ है पहली क्लासों में, कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल लगता है। एक चुंबक का अगर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के समीप लाएंगे तो वो प्रतिकर्षण बल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ लाएंगे तो आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। सब आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां हमने जो समझना है, अभी तक तो हम चुंबक के कारण कह रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था ऑस्टेड। उन्होंने कहा हमको कोई चुंबक नहीं चाहिए, चुंबक की जरूरत नहीं है, बिना चुंबक के ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर। और ये प्रैक्टिकल जो था वो एक्सीडेंटली प्रैक्टिकल था, मतलब वो प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने अचानक देखा कि एक वायर, देखिए यहाँ पे ऑस्टेड के नियम को या ऑस्टेड के प्रयोग को देखेंगे हम, क्या किया था ऑस्टेड। और इस चैप्टर की शुरुआत इसी प्रयोग के आधार पर होती है। ऑस्टेड का प्रयोग था कि एक तार है और इसमें धारा प्रवाहित हुई, बैटरी से जुड़ा हुआ है, तार है। अब इसमें जब तक कोई धारा बैटरी नहीं लगी हुई है, सपोज करो तो इसके समीप पे हमने यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा। इसका ये वाला सिरा नॉर्थ पोल होता है, आपको पता है, रेड वाला मैग्नेटिक कंपास रखा, तो इस पे किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इस वायर को, तार को बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा देखो, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा ऋण सिरे से शुरू होती है, तरीके से इलेक्ट्रॉन बहेंगे और धन सिरे की तरफ आते हैं। और हम आगे की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो होगी, ये विद्युत धारा की दिशा। ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा कि जैसे ही किसी तार में, पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन में हम डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि पहले वाले में विद्युत धारा, क्योंकि बैटरी नहीं जुड़ी, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, तो चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा। जैसे ही इसके पास में जब हमने चुंबकीय सुई को देखा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप उत्पन्न, पहले इसकी इस तरीके से था चुंबकीय सुई, अब चुंबकीय सुई यूं, तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप उत्पन्न हो। अब फिर अगर दूसरी कंडीशन देखें, अगर हम विद्युत धारा की दिशा को बदल दें, यानी कि बैटरी के
पोल्स को बदल दें, तीसरी कंडीशन देखिए, अब विद्युत धारा बढ़ेगी, विद्युत धारा की दिशा होगी इस ओर। तो विद्युत धारा की दिशा को बदलेंगे तो इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र जो इसमें मैग्नेटिक सुई थी, इसका नॉर्थ पोल की तीसरी कंडीशन है। आप तीनों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। पहली कंडीशन, जब किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं था। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप उत्पन्न हुआ। और तीसरी कंडीशन में विद्युत धारा की दिशा को बदलने पे विक्षेप दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, अब इससे ऑस्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक हमको ये पता था बेटा कि चुंबक के पास में कोई दूसरा चुंबक लाएं तो उस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसके पोल के अनुसार। लेकिन अब कोई चुंबक नहीं है, हमारे पास चुंबक नहीं है। और ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका नाम ही मैग्नेटिक कंपास है, उसमें मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो किससे लगना चाहिए था, किसी दूसरे मैग्नेट से। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे देखो कोई मैग्नेट नहीं, एक तार है और उसमें हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि इस तार में जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इससे ऑस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि किसी विद्युत आवेश अगर गतिमान है, यानी कि धारावाही चालक के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन था, क्रांति, एक नई खोज। अभी तक तो हम प्राकृतिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त कर रहे थे, चुंबक प्राप्त करते थे, जितना चुंबक है उसको करते थे। लेकिन अब हम उसको चुंबकीय क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से नहीं, अपने आप भी जनरेट कर सकते हैं। बस एक तार लेना है, उसमें करंट प्रवाहित किया, आवेश प्रवाहित किया, और वो क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा और चुंबक के गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये ऑस्टेड का प्रयोग था। तो आप ऑस्टेड का प्रयोग धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टेड ने अपने प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया था। अब इसमें जो विद्युत धारा की दिशा है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो किस तरीके से होगी, उसको हम दक्षिण हस्त नियम से या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से समझ सकते हैं। अगर ये आई करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है और हम अपने अंगूठे को इस तरीके से रखें कि ये जो धारा की दिशा है वो अंगूठे की साइड हो। आप इसको खुद करके देख सकते हैं कि अंगूठे की साइड को अगर हम धारा की दिशा को रखें, ये अंगूठा मैं हल्का सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझो अंगूठा इस दिशा में होगा। तो जिधर को हमारी अंगुलियां घूमी होंगी, कर्ल होंगी, यूं करके अंगुलियां ऐसे घूमी होंगी, वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब आप क्या करेंगे, एक तार को, या आपके पास पेन होगी हाथ पे, उस हाथ को, पेन को ऊपर की साइड डायरेक्शन में रख करके, मैं ऊपर बता रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में रखिए, लेकिन अभी आपको सुविधा होगी ऊपर की डायरेक्शन में रख करके केवल उंगली से पकड़ लिए, बाकी उंगलियों से आप तार को पकड़ के रखेंगे, अपनी पेन को पकड़े रखेंगे, तो अंगूठा आपका नेचुरली ऊपर की ओर होगा। तो अंगूठा किस डायरेक्शन में हो गया, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में आपने अंगूठा रखा तो जिस ओर को तुम्हारी उंगलियां मुड़ी हैं, किधर मुड़ी होंगी, उस पेन को ढकते हुए चारों ओर को मुड़ी होंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित। इसको कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या दक्षिण हस्त नियम। तो इस तरीके से हमने ऑस्टेड के नियम को समझा, प्रयोग को समझा, और दक्षिण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समझा। तो ऑस्टेड के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला कि धारावाही किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो वह कैसे गुण प्रदर्शित करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा और वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, अगर हम उस तार को पकड़ें, तार को पकड़ना नहीं है, नंगे तार में करंट आ सकता है, इसलिए उसको जो भी वायर होती है बाहर से, उसको समझने की बात कर रहा हूँ, बाहर से प्लास्टिक लगा रहता है उसके, तो अगर पकड़ें तो जिस दिशा में करंट की डायरेक्शन होगी उस दिशा में अंगूठा हो
तो जिधर को हमारी उंगलियां मुड़ी होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और इसको हम प्रयोगों के आधार पर भी समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है। इसके बाद बेटा जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो तार के चारों ओर एक, अब क्या हुआ था देखो, इसमें धारा प्रवाहित हुई, आई करंट प्रवाहित हो रहा है, और इस आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और अभी मैंने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई पदार्थ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। अब इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? एक चुंबकीय बल। कैसे पता लगेगा? हमने सपोज करो हमने एक लोहे का टुकड़ा यहाँ पे रखा, तो इसकी तरफ क्या होगा? आकर्षित होगा। या यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा। इससे हमें पता लगेगा कि ये चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि गति कब होती है? जब बल लगता है। किसी भी वस्तु में गति तब उत्पन्न होती है जब बल लगेगा, तो उसमें बल लग रहा है, और यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? चुंबकीय बल। इस चुंबकीय बल को कहते हैं कि गणना जो की थी उसको कहते हैं लॉरेंज बल, गतिमान लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न बल, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल। अगर आप ऑस्टेट के नियम को समझ पाए होंगे तो आप इस लाइन को ढंग से समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही आवेश गतिमान होगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस चुंबक के चारों ओर उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न होगा, और उसी बल की गणना हम लॉरेंज बल से करते हैं। लॉरेंज, तो आवेश, इससे पहले के चैप्टरों में हम पढ़ रहे थे बेटा जब आवेश स्थिर था, जब आवेश स्थिर या गतिमान है, दोनों ही स्थितियों में इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था। स्थिर भी है और गतिमान भी है तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन जब आवेश गतिमान रहता है तो एक और क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, इसको आपने ध्यान से समझ जाना। स्थिर आवेश होगा तो केवल वैद्युत क्षेत्र होगा, और आवेश जब गतिमान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र तो है ही। तो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे गतिमान है तो इसका क्या होगा? वेग होगा, वेलोसिटी v। गतिमान है तो आवेश v होगा। फॉर्मूला कभी कभी बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पे लॉरेंज बल लिखा हुआ है, बल मतलब फोर्स F। एक नंबर का क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में, कौन सा उत्तर सही है? तो कई तो उसी क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में ही उत्तर लिखा रहता है लॉरेंज बल, बल मतलब फोर्स। किसके कारण? लॉरेंज बल किसके कारण उत्पन्न होता है? गतिमान आवेश के कारण। तो उसमें क्या होगी? वेलोसिटी होगी v। आवेश के कारण गतिमान, गतिमान तो वेलोसिटी हो गया v। आवेश क्या है? q से प्रदर्शित करते हैं, q। और क्या उत्पन्न होगा इससे? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला, F = QVV। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र F = Q। उसी प्रश्न में लिखा रहता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल या लॉरेंज बल का सूत्र होगा। तो प्रश्न में ही उत्तर है, अगर आप ध्यान से देखें। गतिमान आवेश के कारण लॉरेंज बल का सूत्र क्या होगा? लॉरेंज बल मतलब फोर्स F, गतिमान यानी कि वेलोसिटी v, आवेश q। और क्योंकि आवेश, इतना तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आवेश गतिमान है तो उससे क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो b हो जाएगा। F = QVV। और ये लॉरेंज बल का सूत्र है। इसको और आपकी बुक में इसको और ज्यादा विस्तृत रूप से इस तरीके से बताया गया है, क्योंकि लॉरेंज बल में क्योंकि आवेश गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र तो होता ही है, विद्युत क्षेत्र तो है ही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है F = QE, और अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो VQV। तो लॉरेंज बल ये होता है। F = विस्तृत रूप में देखें तो F =
QE प्लस QVV, ये लॉरेंज बल का सूत्र है। इस सूत्र से आप इस पूरे चैप्टर का सार भी समझ पाएंगे कि जैसे ही आवेश गतिमान होता है, स्थिर आवेश के कारण केवल क्या उत्पन्न होता था? वैद्युत क्षेत्र। और जब आवेश गतिमान होता है तो, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन किसके लिए है? आवेश गतिमान इक्वेशन के लिए, तो वैद्युत क्षेत्र तो हुआ, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ। तो गतिमान आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है वो हम उसे कहते हैं लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है। उस चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाली उंगली जो है हमारी तर्जनी और मध्यमा, बीच वाली उंगली, अंगूठा उसके पास वाली उंगली और बीच वाली उंगली, मध्य मिडिल फिंगर, उसके बाद अंगूठा थंब हो गया और उसके पास की उंगली हो गई इंडेक्स फिंगर, तर्जनी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा देख लेना बेटा हिंदी में क्या, इंडेक्स फिंगर। हिंदी में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है उसमें। तो ये क्या होता है? तो इसको इस तरीके से अगर हम इन उंगलियों, तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखें, यूं करके एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन, अंगूठा चुंबकीय बल की जो दशा F = QVB, ठीक है। तर्जनी कहते हैं इसको, इंडेक्स फिंगर। तो F = QVB होगा। अंगूठा उसके पास वाली उंगली और मध्यमा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि वो क्या हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का मतलब 90 डिग्री में। यहाँ पे मैं फिगर बना नहीं पा रहा हूँ, आप बुक से देख पाएंगे उसे। तो तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होंगी, ठीक 90 डिग्री के कोण पे। तो हमें क्या निकालना है? बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय बल को हम समझ पा रहे हैं, चुंबकीय बल कहाँ होगा। तो अगर आवेश की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एम मैग्नेटिक, मिडिल फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड, देखो ध्यान रखने के लिए आपने याद रखना है कि मिडिल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और चुंबकीय क्षेत्र हमने अभी आगे पढ़ा था, दक्षिण हस्त के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। मिडिल फिंगर, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश की गति की दिशा। और अंगूठे को अगर हम इस प्रकार से रखें, 4 फिंगर कहते हैं इसको, 4 फिंगर्स वाली, 4 फिंगर संकेत उंगली बेटा 4 फिंगर होती है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, 4 फिंगर। और हिंदी में कहेंगे इसको संकेत उंगली, इंडेक्स फिंगर वही हुई संकेत उंगली। बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और तथा मध्यमा, तर्जनी कह रहे हैं इसको, तर्जनी और मध्यमा इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो। मध्यमा जो होगी वो आवेशित कण की दिशा को दर्शाए, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसको थोड़ा सा आप लिख देंगे कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों,
और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उसके पास वाली उंगली यानी कि मध्यमा उंगली जिस तरफ आवेश गतिशील है उस दिशा में हो, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो अंगूठे की दिशा में होगा। ठीक है, बल अंगूठे की दिशा में होगा। तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और यही नियम हमारा लगता है बेटा धारावाही चालक पर, F = IBL। वहां पर भी ये नियम कार्य करेगा, F = IBL। ये फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, उसके पास वाली उंगली, संकेत उंगली और मध्यमा उंगली तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हों, और जो संकेत उंगली है जिसको मैं फोर फिंगर कह रहा हूं, जिससे हम संकेत करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। दोनों में सिमिलरिटी है। F = QVV, लॉरेंज बल जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को अंगूठा, ठीक है, और संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा धारा की दिशा को, या यहाँ पे आवेश की गति की दिशा प्रदर्शित करें। तो ये हो गया है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से हम उस बल के बारे में बता पाएंगे कि बल की दिशा किधर को थी। इसके बाद बेटा जो हमारा अगला वो है कि विद्युत धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय बल, विद्युत धारावाही चालक पर, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। अभी तक हम आवेश के कारण पढ़ रहे थे, तो आवेश के कारण हमने जो बल पढ़ा था वो क्या था, लॉरेंज बल, F = QVB। सपोज ये तार, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और तार की लंबाई L है, तो इसका आयतन हो जाएगा AL। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पूरे उसमें, NaL। और आवेश कितना हो जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, Q = NaL × E। टोटल आवेश ये हो जाएगा। तो अगर इसी इक्वेशन में F = NaL × E करें, बाकी V × B तो है ही। और क्योंकि जब हम बैटरी से इस पे लगाते हैं, इस पे बैटरी लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो किस वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग से गति करते हैं। VD ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूं। अनुगमन वेग से गति करते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, NeAVD L × B। L क्या है, चालक तार की लंबाई, B जब उसमें आवेश प्रवाहित होगा तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा प्रवाहित हो। और ये NeAVD क्या होता है, NeAVD ये होता है विद्युत धारा, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो F बराबर हो जाएगा ILB, ILB। तो F = ILB, तो विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल ये होता है IBL, कुछ भी लिखो, IL × B होगा। I विद्युत धारा हो गई, L तार की लंबाई और B चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा सा बेटा इसके पहले वाले उसमें मैं ये बताना चाहूंगा तुम्हें कि F = Q, ये V × B, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते थे। F वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे लॉरेंज बल को, F = Q V × B, तो यहां से भी तुम्हें पता लगेगा कि जब दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है, F = Q V B sin थीटा, इस तरीके से लगते हैं। और यहां पे हम एकांक सदिश यूनिट वेक्टर लगा देंगे n कैप। अब ये दिशा को प्रदर्शित करता है,
इसी इक्वेशन से आपको पता है, सदिश में आप पढ़ चुके हैं कि V क्रॉस B और F तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे V और F में। जो हम पढ़ रहे थे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ का नियम, उसमें हम यही समझ रहे थे कि F, V और B एक दूसरे के लंबवत होते हैं और अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। मध्यमा उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तर्जनी आवेश की गति की दिशा को बताए तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये हम उससे भी रिलेट करके समझ सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा बेटा, उसमें हम इसको अगर कंक्लूड करना चाहें और जहां तक बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसको थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम कई बच्चे में जब पढ़ाता था क्लास में तो कई बच्चे सोचते थे बायो और सेवर्ट मतलब बायो सेवर्ट किसी एक का नाम है, जबकि ये दो अलग अलग फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। बायो और सेवर्ट, इनके पूरे नाम मैं आपको दिखा दूं केवल नॉलेज के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जीन बैप्टिस्ट बायो, बैप्टिस्ट क्योंकि फ्रेंच नाम है, तो बायो एक वैज्ञानिक ये थे और दूसरे फिजिसिस्ट दूसरे थे फेलिक्स सेवर्ट। जीन बैप्टिस्ट बायो और फेलिक्स सेवर्ट, तो ये बायो इनके लास्ट नाम देखिए आप यहाँ पे, बायो और सेवर्ट। इसी वजह से इनका नाम, इस रूल्स को कहते हैं बायो सेवर्ट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बताया कि अभी तक, अब इसमें मैं कंक्लूड करते हुए इसलिए तुमको थोड़ा सा डायरेक्शन दे रहा था। पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले ऑस्टेट का नियम, और ऑस्टेट के नियम से हमने क्या पढ़ा था कि अगर आवेश गतिमान है, आवेश अगर गतिमान है, V इसलिए लिख रहा हूं, आवेश गतिमान है तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये हम ऑस्टेट के नियम से समझ रहे थे, ऑस्टेट के प्रयोग से समझ रहे थे, नियम से ज्यादा अच्छा, क्योंकि प्रयोग के निष्कर्ष से ये ऑस्टेट का प्रयोग, उससे हमने ये देखा कि अगर आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दक्षिण हस्त या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हमने समझा था। इसको जरूर नोट करें आप, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दाएं हाथ का नियम कहाँ लगाएं, बाएं हाथ का नियम कहाँ लगाएं, ये तो दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो पहले हमने पढ़ा कि ऑस्टेट के प्रयोग में अगर आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दक्षिण हस्त नियम से उत्पन्न होगा। फिर क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल अनुभव होगा इसके चारों, और उस चुंबकीय बल का मान लॉरेंज बल, उसे कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। उस लॉरेंज बल को हमने लिखा था F = QVB, और इस लॉरेंज बल की दिशा पता चली थी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। पहले चुंबकीय क्षेत्र हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त के नियम से कि तार को पकड़ा, अंगूठा धारा की दिशा में, जिधर उंगली मुड़ी होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद हमने कहा लॉरेंज बल, आवेश जब गतिशील होता है तो उस पर जो बल लगता है लॉरेंज बल उत्पन्न होता है, F = QVB होता है उसका परिमाण, और उसके बल की दिशा हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखी थी। वो कहाँ होगी, आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, ये हमने देखा था। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय बल का परिमाण लॉरेंज बल से पता लगा, और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हम यहाँ देख रहे थे,
दक्षिण हस्त के नियम। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो हमें पता लगता है वो लगता है बायो-सैवर्ट के नियम से। बायो-सैवर्ट के नियम से। तो उम्मीद है कि आप तीनों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। ऑस्टेट का नियम केवल इतना है कि धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय बल लगेगा वो होगा लॉरेंज बल, F = QBB। और वो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, मतलब कितना तीव्र चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका परिमाण हमें निकलेगा बायो-सैवर्ट के नियम से। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है? अगर एक धारावाही तार है तो इस पे हम एक छोटा सा अल्पांश ले लें, मतलब एक छोटा सा भाग ले लें इस तार का, इतना सा, इसको हमने DL बोला, नाम दिया, क्योंकि तार पूरा तार का लंबाई थी L, तो एक छोटा सा तार एलिमेंटली DL हो जाएगा। इसके पास कोई बिंदु है यहाँ पे P। यहाँ पे अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है इस तार के कारण, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र तो होगा। तो हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया रेखा जिसकी इससे दूरी है R। जहां पे हमने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है उससे अल्पांश को मिलाने वाली रेखा जो कोण बनाएगी उसको कहते हैं थीटा। उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा DB, वो प्रोपोर्शनल होगा I के, तार में बहने वाली धारा के, उस छोटे से एलिमेंट DL के लंबाई के, और उस एलिमेंट तथा उस बिंदु को जहां पे हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसको मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या, यानी कि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। और उस एलिमेंट जहां पे हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और उस एलिमेंट के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। इन चारों को अगर हम एक साथ लिखें तो DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R²। और आपको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा देते हैं, इक्वल करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है μ0/4π। यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा IDL साइन थीटा अपॉन R²। आप इसको, मुझे लग रहा है, उस फॉर्मूले से को रिलेट कर पा रहे होंगे। जो बच्चे समझ पा रहे हैं उनके दिमाग में आया होगा 1/4πε0 Q/R²। लिख रहे थे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है DB μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन R²। तो बच्चों, आशा है कि आप इसको समझे होंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो, हमको बार बार एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ ये नहीं समझना चाहिए एक चैप्टर अलग है, दूसरा चैप्टर अलग है, तीसरा चैप्टर अलग है। हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और जब हम पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वहां पे हम स्थिर वैद्युत के बारे में बात कर रहे थे, आवेश के बारे में बात कर रहे थे। दूसरे में हमने गतिमान तो करा था उस आवेश को, विद्युत धारा के उसमें, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझ पा रहे थे। अब हमने कहा चौथे चैप्टर में कि जब आवेश गतिमान होता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, और उसी के आधार पर हमने आज ऑस्टेट का नियम, उसके बाद लॉरेंज बल और बायो-सैवर्ट के नियम को समझने की कोशिश करें। आप इसको रिवीजन कीजिए, आगे की कक्षाओं में हम और भी पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।